Now let's move on to 15th problem. इन सभी प्रॉब्लम को पढ़ने से, इनको सॉल्व करने से, इनके सॉल्यूशन देखने से जो चैप्टर है उसका एप्लीकेशन बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो 15th प्रॉब्लम में अब एक नई बात सीखने को मिलेगी। कोबाल्ट 57 decays to cobalt 57 decays to Fe57 by a positron emission। positron emission के द्वारा यह मिलता है। The resulting Fe57 is an excited state। यह excited है, excited है इसलिए स्टार लगा के डिनोट कर दूं। And it comes to ground state by emitting gamma radiation। यह excited gamma radiation emit करता है और यह ground state Fe में convert हो जाता है। The half life of positron decay is 270 days and gamma radiation की half life है 10 to the power 8 seconds। A sample of cobalt 57 giving initially जो रेट है 5 into 10 to the power 9 gamma radiation per second, how much time will escape before the emission rate drops down to 2.5 into 10 to the power 9 gamma per second। इनफैक्ट देखने में, पढ़ने में, सोचने में ये बहुत लंबा सवाल दिख रहा है, मगर जब मैं पूरे इस प्रॉब्लम को पढ़ डालता हूं तो मुझे वर्बल प्रॉब्लम दिखता है। देखिए, जब यह प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेड होता है तो बहुत डराता है। अभी इस सिचुएशन को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो सीरीज जीके, तो बड़ा भयानक प्रॉब्लम है, मगर ये बहुत ही आसान सा सवाल है। वर्बल प्रॉब्लम देखकर जवाब देने वाला प्रॉब्लम। कोबाल्ट 57 पॉजिट्रॉन एमिट करता है और Fe57 देता है और इस डीके प्रोसेस की हाफ लाइफ है 270 डेज। मतलब 270 डेज में कोबाल्ट 57 आधा रह जाएगा। 270 डेज में कोबाल्ट 57 की एक्टिविटी आधी हो जाएगी। और खास बात, जैसा मैंने कहा है, जैसा मैंने समझाया है, हर अल्फा पार्टिकल के एमिट होते से ही एक गामा रेडिएशन जरूर रेडिएट होती है। हर बीटा पार्टिकल के एमिट होने के बाद इमीडिएटली एक गामा रेडिएशन जरूर एमिट होती है। और इसी तरीके से इधर यह बताया हुआ है कि हर पॉजिट्रॉन एमिशन के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है Fe57, ये एक्साइटेड है, ये एक्साइटेड Fe57 इमीडिएटली एक गामा रेडिएशन एमिट करता है और ग्राउंड स्टेट में Fe देता है। यह इमीडिएटली गामा रेडिएशन एमिट कर रहा है, यह बात हमें समझ में आ जाती है इसकी हाफ लाइफ से। हाफ लाइफ इज 10 to the power -8 सेकेंड। हाफ लाइफ 10 to the power -8 सेकेंड, मतलब इमीडिएटली जैसे ही Fe57 बनेगा 10 to the power -8 या 10 to the power -7 सेकेंड्स तक तो वो इमीडिएटली एक गामा रेडिएशन दे देगा। We simply mean to say this gamma radiation is emitted immediately after the formation of Fe57। यह इस हाफ लाइफ से समझ में आता है। इस हाफ लाइफ से हमें यह समझ में आ गया कि जिस रेट से गामा रेडिएट हो रही है उसी रेट से Fe57 बन रहा है। इसका मतलब उसी रेट से कोबाल्ट डिसइंटीग्रेट हो रहा है। इसका मतलब ये जो गामा रेडिएशन की रेट है, दिस इज द रेट ऑफ इनिशियल रेट ऑफ डीके ऑफ कोबाल्ट। दिस इज द इनिशियल रेट ऑफ डीके ऑफ कोबाल्ट। अब उनने पूछा है कितने समय के बाद गामा रेडिएशन इस रेट से डीके होगी, मतलब कितने समय के बाद कोबाल्ट इस रेट से डीके होने लगेगा। देखिए,
इनिशियली जो गामा रेडिएशन की रेट है वह 5 इंटू 10⁹, कितने समय के बाद गामा की रेडिएशन की रेट हो जाएगी 2.5 इंटू 10⁹, मतलब कितने समय के बाद गामा रेडिएशन हाफ रेट से एमिट होएगा, मतलब कितने समय के बाद कोबाल्ट की एक्टिविटी आधी रह जाएगी। इसका मतलब है कोबाल्ट की एक्टिविटी आधी हो जाना, कोबाल्ट की एक्टिविटी आधी हो जाएगी आफ्टर 1 हाफ लाइफ। हेंस द आंसर टू द प्रॉब्लम इज 270 days। इनफैक्ट इट्स अ वर्बल प्रॉब्लम। सिर्फ सिचुएशन को बड़े ध्यान से देखना है, यह बात दिमाग में सोचनी है और सीधा सीधा जवाब दे देना है, इट्स हाफ लाइफ। आफ्टर 1 हाफ लाइफ द रेट ऑफ डीके ऑफ कोबाल्ट वुड रिड्यूस टू हाफ। यह बात समझनी है कि कोबाल्ट का Fe में कन्वर्ट होना 270 डेज में, और Fe का एक्टिवेटेड Fe का ग्राउंड स्टेट में आना, इसकी जो हाफ लाइफ हमें दिखी, इस हाफ लाइफ को 10⁻⁻8 सेकेंड देखते से हमने ये बात कंक्लूड कर लिया कि जैसे ही यह Fe बनेगा, जैसे ही कोबाल्ट डीके होगा, इमीडिएटली वो गामा रेडिएशन एमिट कर देगा। तो जो गामा रेडिएशन की जो रेट है, जो गामा रेस की जो रेडिएशन की रेट है, वही कोबाल्ट की डिसइंटीग्रेशन रेट होगी, वही Fe के फॉर्मेशन की रेट होगी। और कोबाल्ट के डिसइंटीग्रेशन की रेट, मतलब जो गामा की रेडिएशन की रेट है वो आधी हो रही है, मतलब Fe के फॉर्मेशन की रेट आधी हो रही है, मतलब कोबाल्ट के डिसइंटीग्रेशन की रेट आधी हो रही है, और रेट को आधा होने में हाफ लाइफ टाइम लगता है। सो द आंसर इज T इक्वल टू T हाफ, दैट इज 270 days। अब इसी समय अब हम 16th प्रॉब्लम करते हैं। What is the energy required to remove least tightly bound neutron from calcium 40? Energy required to remove a neutron. Remove a neutron. हम कहते हैं जो लीस्ट टाइटली बाउंड न्यूट्रॉन है, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। मैं कहता हूं एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लीस्ट tightly bounded neutron is always equal to binding energy per nucleon। और इन फैक्ट इस प्रॉब्लम में हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही डिटरमाइन करने के लिए कहा हुआ है। हम इस तरह से भी सोच सकते हैं, यहां कैल्शियम 40 जब कैल्शियम 39 में कन्वर्ट होएगा तो यह रिएक्शन होगी, और इस रिएक्शन की हमें डेल्टा ई डिटरमाइन करना है। और इस रिएक्शन की डेल्टा ई डिटरमाइन करने के लिए हमें मास डिफेक्ट निकालना है, और उस मास डिफेक्ट से हम डेल्टा ई निकाल देंगे। सबसे पहले मैं मास डिफेक्ट लिख देता हूं। मास डिफेक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज 39.962589। This is mass of reactant minus the mass of product is 38.170691। इनफैक्ट मुझको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना होगा, क्योंकि इधर एनर्जी देना पड़ेगी, मास डिफेक्ट जो है दैट इज 38.170691 प्लस 1.00865।
This is mass of product minus the mass of reactant is 39.962589. This is the mass that increases. मास डिफेक्ट नहीं है, मास इंक्रीज हो रहा है, और हम कहेंगे डेल्टा ई वुड बी दिस डेल्टा एम इनटू 931.6 MeV. और यह बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के बराबर आएगी. हमने खासकर पहले यह समझा कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन कितनी होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. यदि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालने का डेटा दे रखा होता तो हम वहां डिटरमाइन करते, मगर इसी चीज को डिटरमाइन करने के लिए उन्हें एक अलग डेटा दे रखा है. उन्हें कैल्शियम 39 और कैल्शियम 40 का मास दे रखा है, न्यूट्रॉन का मास दे रखा है. हमने कहा कि कैल्शियम 40 इधर मुझको Ca40 लिखना चाहिए. कैल्शियम 40 से जब हम न्यूट्रॉन निकाल लेंगे तो कैल्शियम 39 में कन्वर्ट हो जाएगा. कैल्शियम 40 गिविंग यू अ न्यूट्रॉन एंड कैल्शियम 39. अब इस रिएक्शन में हमें एनर्जी देना पड़ेगी, तो जो भी कुछ एनर्जी हम दे रहे हैं, जो भी कुछ एनर्जी हम डाल रहे हैं, उसमें मास के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब उसका मास बढ़ जाएगा. तो प्रोडक्ट का मास ज्यादा है, कैल्शियम 39 का मास और न्यूट्रॉन का मास, ये प्रोडक्ट का मास ज्यादा है क्योंकि मास बढ़ गया. ये मास इसलिए बढ़ा क्योंकि जो हमने एनर्जी डाली वो उसके अंदर मास के रूप में कन्वर्ट हो गई, माइनस द मास ऑफ रिएक्टेंट. तो इस तरह से मास क्रिएटेड, इधर मास क्रिएटेड एएमयू में आ गया. और इतना मास एएमयू में क्रिएट होएगा कब, जब हम इतनी एनर्जी डाल देंगे. दिस इज 931.6, दिस मच MeV पर एएमयू. तो इतनी एनर्जी, इतना मास बढ़ाने के लिए हमें इतनी एनर्जी डालनी पड़ेगी, मतलब इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब एक न्यूट्रॉन को निकालने के लिए हमें इतनी एनर्जी डालना है. लर्न टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अब हम 20th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. नाउ लेट अस लर्न टू सॉल्व 20th प्रॉब्लम. यह तो मुझको बहुत इजी प्रॉब्लम दिख रहा है, इनफैक्ट ये तो 11th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम है. The abundance of 3 isotopes of oxygen are. ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं, O16, O17 and O18, and their abundance is 92.2%, 4.7% and 3.1%. Calculate atomic weight of oxygen if percentage are reported in increasing न्यूक्लियोइड मास. देखिए मैं 100 एटम ले लेता हूं. 100 एटम मैं कहता हूं इफेक्टिव एटॉमिक मास हमसे पूछा गया है. इफेक्टिव एटॉमिक मास, लेट अस से दिस ए. मैं 100 एटम ले लेता हूं, तो 100 एटम में 92.2 एटम का मास होगा 16 और 4.7 एटम्स का मास होगा 17 और 3.1 एटम का मास होगा 18. दिस इज द टोटल मास ऑफ ऑल द 100 एटम्स एंड दिस वुड बी इक्वल टू इफेक्टिव एटॉमिक मास. सिर्फ यही करना है, बिल्कुल साधारण सा सवाल है. यह ऑक्सीजन का अबंडेंस रेशो दे रखा है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. O16 का अबंडेंस है 92.2%, O17 का अबंडेंस है 4.7%, O18 का अबंडेंस है 3.1%. तो इफेक्टिव एटॉमिक मास पूछा गया है. मैं 100 एटम ले लेता हूं, 100 एटम. तो 100 एटम में 92.2 एटम तो हुए O16 के, तो उसका मास हुआ 92.2 इंटू 16. 4.7 एटम होंगे O17 के, तो उसका मास हुआ 4.7 इंटू 17. और 3.1 एटम होंगे O18 के, तो 3.1 इंटू 18. दिस इज द टोटल मास ऑफ ऑल द 100 एटम divided by 100. This is the effective atomic mass. यही हमसे पूछा था, बिल्कुल साधारण सा सवाल है. इनफैक्ट ये 11th क्लास के स्टार्टिंग में जब हम एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट सिखाते हैं, बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री का यदि लेक्चर देखेंगे ना, तो वहां पर जरूर आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे. 22nd प्रॉब्लम.
अब हम डिस्कस करते हैं। द लोएस्ट लेवल ऑफ C14 एक्टिविटी, lowest level of C14 activity that seems to be possible for experimentation detection, यह जो माइनस dN/dt है, यह 0.03 dpm पर ग्राम। दिस इज लोएस्ट डिटेक्टेबल एक्टिविटी। इससे कम एक्टिविटी यदि हो जाए तो वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाती है। What is the maximum age of object that can be determined by C14? यह जो टाइम है, मैक्सिमम टाइम कितना एज डिटेक्ट हो पाएगा? मैक्सिमम T by C14. If half life दे रखा है 5730 years, and if initial activity minus dN/dt naught is 15 dpm per gram. अब देखिए, now this is a simple problem. In fact it's based on, जैसा मैंने बताया था कि जो कार्बन डेटिंग है उसकी हाफ लाइफ 5700 साल है, और इस कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल हम जो करते हैं वो कम से कम 500,000 साल और अधिक से अधिक 50,000 या 1 लाख साल के लिए। 50,000 या 1 लाख साल से ज्यादा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इससे अधिक फिर डिटेक्ट ही नहीं हो पाती है। बस उसी चीज को समझाने के लिए यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया हुआ। उन्होंने कहा कि जो फ्रेश वुड में या फ्रेश सैंपल में जो C14 की एक्टिविटी दिखती है, दैट इज 15 dpm, और ये आसानी से मेजर होती है। 5700 साल के बाद ये आधी हो जाएगी, 11,000 साल के बाद ये 1/4 हो जाएगी, 16,000 साल के बाद ये 1/8 हो जाएगी। इस तरह से हर 5700 साल के बाद ये आधी होती जाएगी। अब इस एक्टिविटी को आप मेजर कर पाओगे कम होते होते, यदि यह एक्टिविटी 0.03 dpm पर ग्राम हो जाए तो वहां तक ये मेजर हो पाएगी। इससे कम यदि हो पाई तो मेजर ही नहीं हो पाएगी, और यदि मेजर ही नहीं हो पाई तो फिर एज ही नहीं पता लग पाएगी फिर तो अब यह बताना है, बताइए अधिक से अधिक कार्बन डेटिंग के द्वारा अधिक से अधिक कितनी एज डिटरमाइन की जा सकती है। तो हम कहते हैं N0 by N को हम क्या देते हैं, इनिशियल एक्टिविटी dN/dt नॉट, और N को हम लिख देते हैं द लीस्ट activity that is detectable. N0 by N is initial number of C14, N is number of C14 at maximum age. Maximum age पर number of C14 घट के जितने रह जाएंगे। This is initial activity जो कि 15 dpm है, और this is the least activity that is detectable, that is 0.03. हम N0 by N यह लिखेंगे, और यह N0 by N की वैल्यू लिखी जा सकती है, मैं काट देता हूं 5/500। N0 by N हो गया 500/1। अब मैं मैक्सिमम एज डिटरमाइन करने के लिए, मैं इधर हाफ लाइफ दे रखी है, इससे डीके कांस्टेंट मुझे पता लग जाएगा। डीके कांस्टेंट इज 0.693/5730 पर ईयर। यह डीके कांस्टेंट हो गया। अब मैं यह फॉर्मूला लगा दूंगा, T इज इक्वल टू 2.303/λ log ऑफ N0 by N। मैं इस फॉर्मूले से मैक्सिमम एज दैट कुड बी मेजर्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ कार्बन डेटिंग वह डिटरमाइन कर सकता हूं। मैंने लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 2.303/λ। लैम्डा की जगह जो लैम्डा की वैल्यू लिख रखी है log ऑफ N0 by N की जगह 500/1। दिस इज द
मैक्सिमम ऑब्जर्वेबल एज बाय द एप्लीकेशन ऑफ कार्बन डेटिंग। इसे सॉल्व करना सीखिए। वंस अगेन ये भी वही चीज है, थ्योरी में जो समझाया हुआ है उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। आप सभी ने मुझसे यह 10 सवाल पूछे, मैंने आज यह 10 प्रॉब्लम डिस्कस करवा दिया। मेरे अगले डिस्कशन के सेशन में मैंने प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस बेसिक लेवल में से कुछ 7-8 प्रॉब्लम मेरे लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिए थे, और आज मैंने प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस एडवांस लेवल के कुछ ये 10 एक प्रॉब्लम आज डिस्कस कर दिए। ऑल्दो डिस्कशन में कुछ तो बहुत इजी सवाल आए और कुछ अच्छे सवाल भी आए जिनको समझाने में मुझको थोड़ा अच्छा भी लगा, पर अधिकतर सवाल तो बड़े बेसिक लेवल वाले थे। एनीवे, अब मैं अगले लेक्चर में आपको ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, कॉम्प्रहेंशन बेस्ड प्रॉब्लम, मतलब बाकी के जो स्टडी पैकेज में प्रॉब्लम्स है वह डिस्कस कराऊंगा। उन सभी को आप करके लेकर आओ, मार्क करके लेकर आओ, मैं सॉल्व करवाऊंगा। अभी इसी समय जो अगली थ्योरी मुझको सीरीज जीके की बतानी थी मैं वह बताता हूं। अगला आर्टिकल मैं बता रहा हूं जिसमें अब सीरीज जीके समझाऊंगा। इसे देख लो और लेक्चर के लिए आर्टिकल के लिए तैयार हो जाओ। एंड ऑलमोस्ट मैं न्यूक्लियस की पूरी थ्योरी कंसेप्ट पोर्शन को आज के दिन फिनिश कराने पर आ जाऊंगा। प्लीज नोट इट डाउन।